इसकी वजह से तुम्हारे हवास बहाल नहीं हो रहे। ये मुझे अहमद के कैबिनेट से मिला। मैं नहीं जानता ये उसके पास कैसे गया है, और ना ही इस बारे में मैं तुमसे कोई सवाल कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुमसे तब भी कोई सवाल नहीं किया जब तुम्हारे ऊपर कई सवाल उठ रहे थे। तुम अगर ये समझ रही हो कि कबीर अंधा है तो कबीर अंधा नहीं है। मेरी मोहब्बत की वस्त में मैं तुम्हें समेट लेना चाहता हूँ, मगर तुम हो के आना ही नहीं चाहती। वो बोला तो लहजा सख्त था, कड़क था। नैन का दम सा निकल रहा था और उसकी सांसें अटक गई। उसने ब्रेसलेट को हाथ में थामा। मेरे हाथों से गिर गया था ये। बस चुप। कबीर ने हाथ उठाकर उसे टोक दिया। नैन शर्मिंदगी की गहराई पर थी। मैंने कहा ना, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहता और ना करूँगा। यानी मैं तुमसे कुछ भी जानना नहीं चाहता। तब जब मैंने तुम्हें किसी गलत इकदाम से बचा लिया जिसकी बिना पर तुम अपने हवासों में नहीं थी, तब तुम्हें याद आया कि तुम मुझे कुछ बताओ। तो मुझे कुछ नहीं जानना, सो जाओ अब। मुझे सुबह जल्दी जाना है, कबीर ने कहा और लेट गया। कबीर, नैन की सिसकी निकली। नैन, तुम चाहती हो मैं रूम चेंज कर लूं? वो गुस्से से उसको देखने लगा तो नैन ने नफी में सर हिलाया। तो सो जाओ, वो बोला और करवट बदल ली। हम ऐसे तो नहीं सोते, नैन उसकी पुश्त देखते बोली। जबकि कबीर शायद बेहद गुस्से में था। वो वहां से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। जबकि नैन की आंखों में बेहद आंसू भर आए। वो उसकी पुश्त देखती रही। ब्रेसलेट उठाकर उसने लबों से लगा लिया, जबकि फूट फूट कर रो दी। क्या उसे सब कबीर को बता देना चाहिए? वो उसकी इज्जत का मुहाफिज था, वो उसका एहसास करता, और आज उसने उसको खफा कर दिया। वो खुद भी कहाँ खुश थी। कबीर बाहर आया और लाउंज में सोफे पर बैठ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। इतने सवाल अपनी जिंदगी को लेकर उसके पास नहीं थे। वो एक क्लियर इंसान था और हमेशा क्लियर ही रहा था। इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी जिन्हें वो कब से अवॉइड करता आ रहा था। अहमद नैन का कज़न था, ये उसके लिए शौक की बात थी। और अहमद ने ख़ास तौर पर तब जब वो सामने से गुजरा वो ब्रेसलेट टेबल पर रख दिया ताकि उसकी नज़र पड़े। ऐसा क्यों? वो क्यों कर रहा था? वो तज्जिया कर रहा था या वो जानबूझकर कर रहा था ऐसा? क्या वो नैन को उसकी नज़र में बदकिरदार साबित करना चाह रहा था? मगर क्यों? वो चाहता तो आम जाहिल मर्दों की तरह उसको इस बात पर मार पीट कर बात उगलवा लेता, मगर उसे इन सारी बातों के अलावा जिस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था वो ये था कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी, ना ही उसके दिल में उसके लिए कोई जज्बात थे। वो सोफे की पुश से टेक लगाए पाँव झुला रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ खामोशी थी। तभी मेन दरवाजे से सालार अंदर दाखिल हुआ, थका हुआ सा, हाथ पर कोट डाले। उसके चेहरे पर थकावट के वाज़े आसार थे। वो अंदर आया तो कबीर को लाउंज में देखकर ठिठक गया। उसने उसके कमरे की तरफ देखा और उसके नज़दीक आया। क्या हुआ? निकाल दिया भाभी ने कमरे से लात मारकर बाहर? वैसे तुम हकदार हो, बोरिंग खड़ूस इंसान इसी बात के। वो सोफे पर कोट फेंकता बेढंगे अंदाज में तकरीबन लेट ही गया, जबकि कबीर ने चौंक कर उसको देखा। तुम? वो बोला। हाँ मैं। क्यों, तुम्हें इंतजार था कि भाभी आएंगी? सालार ने आंख दबाई तो कबीर ने नफी में सर हिलाया। ओहो, मामला सीरियस है? सालार ने उसकी तरफ देखा। नहीं, कुछ खास नहीं। तुम बताओ, ये क्या ड्रामा है? तुम रोज 12 घंटे की फ्लाइट लोगे क्या? कबीर ने कहा। क्या करूं यार, मजबूरी है। आज सोचा था वहीं रुक जाऊं, मगर होटल्स में बुकिंग पूरी हो गई और जिस होटल में रूम मिल रहा था वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं था, तभी वापस आ गया। सालार ने कहा। मुझे लगता है तुम अपनी कमाई इसी फ्लाइट के आने जाने में ही लगा दोगे। ब्रो, मेरा काम तुम्हारे काम जैसा नहीं। मेरा एक ऑटोग्राफ करोड़ों में बिकता है। सालार ने फखर से कहा। हाँ, और घर में मुर्तज़ा साहब के जूते भी करोड़ों में लगते हैं। कबीर ने मजाक उड़ाया। तादाद में कह रहे हो? वो ढिठाई से कह लगा उठा। कबीर को हंसी आ गई। यार बहुत थक गया हूँ, दिल कर रहा है कि ज़बरदस्त खाना खाऊं। सालार ने कबीर की तरफ देखा। मुझे भी भूख लगने लगी है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त मम्मा को उठाना यानी मुर्तज़ा साहब की जूतियों की तादाद में इजाफा होगा। सालार ने अफसोस से कहा। क्यों, तुम्हारी बीवी नहीं है? कबीर ने उसे छेड़ा। उससे बातचीत करके दिमाग ज़रा बेहतर हुआ था। लो, वो मुझे मुंह ही कब लगाती है? वो मिसनी शक्ल बनाकर बोला था। भाभी को उठा लेते हैं, जाग ही रही होंगी, उनके सैयां तो बाहर मर रहे हैं। सालार अपनी जगह से उठा। नहीं, कबीर ने सख्ती से कहा। उफ, कितनी घटिया हो तुम, कैसे बीवी की हिमायत में बोले हो ना तुम? सालार ने मुक्का बनाया। मुझे उसके हाथ का कुछ नहीं खाना, कबीर ने कड़क लहजे में कहा। मेरे भाई, ये अनाबाद के लिए उठा रखना, अभी भूख का कुछ करो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, बीवी हो भाभी भी हो मगर पेट में कुछ खाने के लिए ना हो।
वो अपने ड्रामों पर उतर आया। कबीर ने साफ हरी झंडी दिखाई। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो मम्मा बाबा के सोने के बाद हमें भूख लगती थी तो हम आरिस को उसके बिस्तर से खींच लेते थे क्योंकि अंडा सिर्फ उसे ही बनाना आता था। सालार को हंसी आई और उसने सर हिलाया। और मेरा जैन के बिना निवाला नहीं उतरता था और हम चारों अंडा पराठा आधी रात को मज़े से खाते थे। वो पिछली बातें याद करके हंसे और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सालार की आंखों की शरारत बता रही थी कि वो कुछ करने वाला है। सालार वो शादीशुदा है अब। कबीर ने उसको झिड़का। साला सबसे ज़्यादा मज़े में है। सालार ने शर्ट के बाजू फोल्ड किए। सालार अगर किसी ने देख लिया तो कौन इस तरह झांकता है किसी के रूम में। कबीर को सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। वो उसको पीछे से रोकने के लिए आगे बढ़ा। मेरी जान सालार मुर्तज़ा, उसने विंक दिया और आराम से डिवाइडर से उसके रूम की चाबी निकालकर उसने रूम अनलॉक किया। कबीर के तो पसीने छूट रहे थे जबकि सालार पेट पर हाथ रख के हंसी रोक रहा था। घटिया इंसान, बहन है हमारी अंदर। कबीर ने उसकी कमर में मुक्का मारा। अल्लाह की कसम मैं बहन को नहीं देखूंगा। सालार ने कहा। सालार मैं रोक रहा हूँ तो रुक जाओ। कबीर ने उसका हाथ खींचा। यार आज ही बेचारे थके हुए आए हैं, सो रहे होंगे। तुम बिला वजह सबको अपनी जैसा मत समझो। कोई ढीठ जलील ही पैदा हुए हो तुम। कबीर ने तो पीठ मोड़ ली जबकि शर्मिंदगी से माथे पर पसीना आया। सालार साहब जबकि एक आंख खोले अंदर देखने लगे। बस मैंने कहा था ना, वो एकदम से बोला और कबीर की लात कमर पर लगी। ओह, सालार करा उठा मगर हटा नहीं। ओए आरिज, वो मध्यम आवाज में बोला। ढीठ कैसे सो रहा है। सालार को गुस्सा आया और पीछे हट गया। कबीर की शक्ल देखकर उसे डबल हंसी आई। लाल सुर्ख चेहरा हो रहा था। कबीर ने गुस्से से उसको घूरा। मैं ना कल ही घर में कैमरे लगवाता हूँ। वो घूर कर बोला तो सालार का कहकहा उठा। कबीर ने उसके मुंह पर हाथ रखा। ये कमरा जो है ना वो रुका हलाकू खान का है। सालार ने मिसरा पूरा किया। चल मेरा भाई, मैं खिलाता हूँ तुझे कुछ। उसने उसको खींचा। हरगिज नहीं, सालार ने कहा और कबीर के पाँव से जबरदस्ती चप्पल खींची। सालार, कबीर का बस नहीं चला उसका कीमा बना दे। वो उठकर हमारे बारे में क्या सोचेगा। कबीर ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे बाहर खींचा। यही के सालार से बड़ा डैश दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उसने जल्दी से शर्ट छुड़वाई और चप्पल आरिस पर फेंक मारी। दूसरी तरफ आरिस हड़बड़ा गया, उठकर बैठ गया। सालार और कबीर को देखकर वो हवन्नक हुआ। वो एकदम बेड छोड़कर उठा। सख्त शर्मिंदगी हुई थी उसे, उल्टा गुस्सा भी आया जबकि वो जानता था ये सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है। ये तो शुक्र है कि कमरे में अंधेरा था। वो उठकर बाहर आया जबकि सालार दांत निकालकर उसको देख रहा था। यार भइयों, कोई शर्म करें। आप भी शादीशुदा होंगे कल को। ऐसे अपने कुंवारेपन के फफूले किसी ने नहीं फोड़े होंगे जितने आप फोड़ रहे हैं। और बड़े भैया आप भी। आरिस की बात से कबीर पर तो घड़ों पानी पड़ा जबकि सालार ने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। अव्वल तो तुम्हारी तला के लिए अर्ज है, सालार मुर्तज़ा कंवारा नहीं है, खैर से निकाह शुदा है। उसने बम फोड़ा। आरिज हैरानगी से उसको देखने लगा। अब कम हैरान हो, वो बेचारा ख्वामखा शर्मिंदा हो रहा है। वो लड़की जिमल। आरिज ने शौक की कैफियत में उसको देखा। सालार ने संजीदगी से उसको देखा। कोई भी बकवास करने से पहले सोच लेना, मेरा मुक्का तुम्हारी नाक तोड़ देगा। बहुत खूब भाई, बाबा ने कुछ नहीं कहा। आरिज बोला तो चेहरे पर मुस्कान थी। तुझे क्या बताऊं मेरे भाई, क्या सजा मिली मुझे। सालार ने अनदेखे आंसू साफ किए तो कबीर ने उसकी गर्दन में हाथ डाला। अब चलो किचन में। कबीर बोला। हैं किस लिए। आरिज बोला। हमें भूख लगी है, तुम हमें कुछ बना कर खिलाओ। कबीर ने कहा। वैसे बहुत ही अफसोस की बात है। आरिज ने बेचारगी से कहा। हाय मेरा बच्चा, मासूम भाई। सालार को जैन याद आया। इतना ही बच्चा है वो। आरिज और कबीर ने तंज किया। जहर खा लो दोनों। सालार ने बुरा सा मुंह बनाया और कमरे में जैन को बुलाने चला गया। उसको यूं ही सोते उठा लाया। कबीर और आरिज का कहका निकला। सोता हुआ जैन जागने की कोशिश में था जबकि अब सालार के भी कहकहे उठ रहे थे। वो चारों आधी रात को किचन में हंसने लगे थे। भाई क्या है, जैन ने कहा मगर खुद भी हंस रहा था। वो उसे पता ही नहीं चला सालार उसे उठाकर किचन में ले आया है। अब वो चारों पूरे होश में किचन का हुलिया बिगाड़ रहे थे जबकि पूरी पूरी कोशिश थी कि कुछ बन जाए। सालार कम कम और उनके साथ पंगे ज़्यादा ले रहा था। सालार काम कम और उनके साथ पंगे ज़्यादा ले रहा था। वो स्ट्रॉबेरी जैन को भी साथ साथ खिला रहा था। हम भी कुछ लगते हैं तुम्हारे। कबीर ने घूर कर देखा। सालार ने बाहु पकड़ लिया। एक्चुअली मुझे जैन से मोहब्बत है। सालार बोला। आई लव यू टू भाई। जैन ने हरी मिर्च काटते हुए कहा जबकि सालार हंसा। कबीर और आरिज भी हंस दिए। अलबत्ता सबसे पराठा नहीं बन रहा था। आरिज ने पराठे का लेवी बना दिया जबकि अंडे में बेहद मिर्चें डालकर। सालार अब कबीर के मुक्कों से बच रहा था। किचन के कहकहे बाहर जाने लगे।
प्यास की वजह से वो उठी और कुछ झिझकती हुई रूम से बाहर निकल गई। पानी का जग हाथ में था। उसे एकदम धक्का सा लगा क्योंकि किचन की लाइट खुली थी और बुरी तरह हंसने की आवाज़ें आ रही थी अंदर से। जिमल को हैरानगी हुई कि कौन था वहाँ। कोई एक तो नहीं था जो यूं पागलों की तरह हंस रहा था। वो तजस्सुस के मारे वहाँ पहुंची तो अंडा उड़ता उड़ता उसके मुंह पर जाकर बचता कि वो चीख मारकर नीचे बैठ गई। उन चारों ने उसकी तरफ देखा जो कि ज़मीन पर बैठी थी। ओह शिट! कबीर ने अपने हाथ साफ किए जो कि उसने आरिस के मुंह पर मल दिए थे, और यूं ही जैन और सालार के मुंह पर भी आटा चिपका था। भाई, क्या ये बाबा को बता देंगी? जैन ने फौरन सालार के कान में घुसकर पूछा। मुझे नहीं पता, वैसे मुर्तज़ा साहब काफ़ी मेहरबान हैं इस पर, सालार ने जवाब दिया। और अचानक उसे अपनी पर्सनालिटी का ख्याल आया तो उसने तौलिए से मुंह साफ किया। जिमल ने हाथ हटाकर उनको देखा। उनकी शक्लें काफ़ी मिजाहिया थीं। उसके चेहरे पर बेसाख्ता हंसी आई। तभी नैन भी कमरे से बाहर निकली। जिमल को किचन के आगे खड़ा देख हंसते हुए उसे हैरानगी हुई और वो मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। उसको पहली बार ऐसे देखा था। लाउंज में देखा, कबीर नहीं था। उसकी आंखें रोने से सूज चुकी थी। वो हिम्मत हारती बाहर आई थी। जिमल जिमल को देखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। जिमल ने भी उसे देख लिया था। नैन भी किचन के पास आई और किचन के अंदर का हाल देखकर वो पल भर के लिए हैरान हुई और उनकी सफ़ेद शक्लों को देखकर खुद भी हंस पड़ी। उसके चेहरे पर आने वाली एकदम हंसी से कबीर के लब भी मुस्कुरा गए और याद आया वो उससे कितना गुस्सा है। ये कौन सा असूल है कि आप दोनों यहाँ आकर हम पर हंसें? जैन ने कहा तो नैन अंदर आ गई और जिमल भी। वो इसलिए कि तुम सब बेहद फ़नी लग रहे हो। या अल्लाह, उफ उफ, ये क्या हाल किया है आप लोगों ने किचन का? नैन ने चीज़ों को देखा। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, जाएं चैन की नींद सोएं, कबीर ने रूखे लहजे में कहा, जबकि नैन का एकदम से चेहरा उतर गया। सालार ने उसके पाँव पर पाँव जोर से मारा। ओहो भाभी, ये देखें, हमने एक दूसरे को अंडे मारे हैं। और आरिस के पराठों को मुंह पे मल लिया, जिस पर उनकी हंसी ही नहीं रुक रही। उसने जिमल पर एक तंजिया नज़र डाली। क्यों, हंसने की बात थी ये? अफकोर्स, शक्ल से इतने अजीब लग रहे हो तो लोग हंसेंगे ही। क्यों गुड़िया? कबीर जिमल की साइड पर हुआ था। जिमल एकदम चौंक कर उसको देखने लगी। आरिज और जैन भी उसकी तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ। वैसे ये शो मज़ेदार है। मेरी मोटी सो रही है। हाय, उसने आह भरी। बस बस, जितनी अयाशी की है ना तुमने, टिके रहो तुम यहाँ पर। यहाँ हम लोगों के रवैये बेतुके वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। उसने जिमल को फिर से देखता। हम जानते हैं तुम कितनी अयाशी करते हो। टॉक शो में कैसे उस लड़की की तारीफें कर रहे थे। कबीर ने जानबूझकर आड़े हाथों लिया। लो भाई, खूबसूरत लोगों की तारीफ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनका दिल दिल नहीं है? सालार ने आंखें निकाली। सारे पाकिस्तान की लड़कियों की तारीफें आपने ही करनी है, कहीं किसी के दिल को कुछ हो ना जाए। जिमल के मुंह से बेइख्तियार निकला, जबकि सबने उसकी तरफ देखा। वो तो शर्मिंदा हो गई और सर झुका गई। सालार ने अपनी हंसी रोकी। बहुत जुबान निकल रही है, क्या ख्याल है, इलाज करूं तुम्हारा? वो डायरेक्ट उसी से बोला, जबकि जिमल ने एकदम खफीफ होकर कबीर को देखा। फजूल बोलते हो कितना तुम, अपने अपने काम से काम रखो, बाबा को बता दूंगा मैं। भाभी यार, वो कैसे पटापट टीम बनाकर बोले जा रहे हैं और आप कैसे खामोश खड़ी हैं। सालार को हारने की आदत नहीं है। वैसे दिल तो कर रहा है अपनी बीवी को उठाकर ले जाऊं, ज़रा अच्छे से उनकी ज़ुबान के जोहर देखूं। वो गहरी नज़र उस पर डालता हुआ बोला, उफ कितने बदलिहाज हैं ये। जिमल का चेहरा सुर्ख हुआ। कुछ बोलने के काबिल होंगी मोहतरमा तो बोलेंगी ना? कबीर ने सर झटका। नैन को फिर से रोना आने लगा। वो बेसाख्ता रो दी। आरिस, जैन और सालार तो बेचैन हो उठे। कबीर भी उसे देखने लगा। जिमल भी नैन के पास आई। कबीर अलबत्ता यूं ही खड़ा रहा। सालार ने घूर कर कबीर को देखा तो वो गुस्से से आगे बढ़ा और नैन का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गया। मामला सीरियस लगता है। आरिस ने सालार की तरफ देखा। उसने हंकारा भरा। भूख तो खत्म ही हो गई थी, मैं भी चला। जैन और आरिस भी वहां से चले गए, जबकि जिमल सामान समेटने लगी। सालार ने मुड़कर जिमल की तरफ देखा और चुपचाप जाने लगा। आपको भूख लगी है ना, कुछ बना दूं? जिमल हिम्मत करती उसकी तरफ देखने की कोशिश करने लगी। जो मैं कहूंगी दोगी? सालार ने बालों में हाथ फेरकर आटा झाड़ा और किचन का दरवाजा बंद किया। ये आप क्या कर रहे हैं? जिमल परेशान हुई। तुमने ही तो कहा है कि तुम कुछ देने वाली हो, लेने आया हूँ। वो गहरी नज़र उस पर डालता बोला, जबकि जिमल का ध्यान उसके हाथ पर चला गया। क्या ये ठीक है अब? वो उसको नज़रअंदाज करती पूछने लगी। हो सकता है, ठीक करके देख लो। उसने अपनी आदत के मुताबिक घुमा कर जवाब दिया। आप हर वक्त इस मूड में क्यों रहते हैं? जिमल झुंझलाई। बीवी के साथ और कौन सा मूड ऑन किया जाता है? सालार ने कांटा उठाया। जिमल कांटे को देखने लगी। सालार ने कांटे को उसकी गर्दन पर रख दिया, जबकि जिमल ने कांटा हटाना चाहा, मगर सालार ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ लिया।
जिमल बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों से उसे देखने लगी और अचानक दरवाजे पर अफशीन को देखकर जिमल की आंखें खुल गईं। अफशीन की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जिमल ने जबरदस्ती सालार को दूर करना चाहा और उसके बाल थपथपाकर वो मुड़ा। अफशीन भी पीछे छुप गई। वो अपना कोट उठाकर ऊपर चला गया। जिमल के वजूद ने हरकत की। खुद को बचाने के लिए वो वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जिमल का हाथ अफशीन ने जकड़ लिया और उसे घसीटती हुई अपने पोर्शन में ले जाने लगी। जिमल का बस नहीं चला कि चीख चीख कर उसे बात बता दे कि वो उसे बचा ले, मगर वो पुश्त फेरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, जबकि जिमल को अफशीन ने घसीट कर दोबारा उसी अंधेरे वाले कमरे में लेकर आ फेंका जहां अदील रहता था। उसने ज़मीन पर फेंक कर वो जिमल को देखने लगी। वाह! उसने उसे घटिया घटिया गालियों से नवाजा। बाजारू औरत! अफशीन ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा। मैडम, मुझे मत मारो, जिमल रोने लगी। तुझे तो मैं ज़मीन में गाड़ दूंगी, तू यहाँ से दफ़ा हो जा। अफशीन ने उसके बाल खींचे। जिमल उसका ज़रा सा ध्यान बटते ही वहाँ से भाग उठी, जबकि अफशीन ने नफरत से उसकी पुश को देखा। तेरे लिए तो मैं यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरे बेटे को मार कर तू अय्याशी करती फिरेगी यहाँ, मनहूस! वो तड़प कर बोली और वहां से बाहर निकली ताकि उसे हमेशा के लिए यहीं दफन कर दें। वो उसके पीछे निकली, जबकि दूसरी तरफ जिमल भागती हुई सीधा सालार के पोर्शन तक पहुंची। अपने पीछे उन्हें आता देख उसका दिल खौफ से कांप उठा और अफशीन उसे सालार के पोर्शन में जाता देख वहीं रुक गई, जबकि सालार ने अपने पीछे से ऊपर आने वाला दरवाजा बंद कर लिया। वहां मुकम्मल खामोशी थी। जिमल उस दरवाजे से लगकर वहीं बैठती चली गई। उसे इतना तो पता था कि वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। यहाँ अंधेरा था, जबकि दूसरे कमरे की लाइट जल रही थी। उसकी निगाह सीधी बेड पर गई। वो यूं ही उन्हीं कपड़ों में जूतों समेत बेड पर औंधा लेटा था, शायद सो गया था, जो किसी का आना और दरवाजे का बंद होना महसूस नहीं कर सका। जिमल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को रोका। आंसू बहने लगे। एक दिल किया कि उसे झिंझोड़ कर सब उठाकर बता दे और इल्तिजा करे कि वो उसे खुद में छुपा ले, मगर उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। वो दूर से उसको देखती रही और अचानक उसे सीढ़ियों पर कदमों की आहट महसूस हुई। वो एकदम दरवाजे से दूर हुई। दरवाजे को उसने लॉक कर दिया था, मगर फिर भी वो जर्द हो चुकी थी, पत्ते की तरह कांपने लगी। दरवाजे पर दबाव डालकर बाहर से किसी ने खोलने की कोशिश की, मगर चूंकि अंदर से दरवाजा लॉक था, तभी वो कामयाब नहीं हो सका और जिमल कुछ देर बाद कदमों के लौटने की आवाज़ सुनकर जैसे उसकी रुकी सांस बहाल हुई, वो कांपती हुई उठी और उसके कमरे के सामने खड़ी सिसकने लगी। वो उसके बिना बताए सुन ले, उसकी आंखें पढ़ ले कि वो कितनी खौफजदा है यहाँ। वो जानती थी बस एक बार वो उसे बता देगी तो शायद दोबारा वो अफशीन को उसके पास भी ना फटकने दे, मगर उसमें जुर्रत नहीं थी। अगर उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया तो, उसकी वजह से अगर उनके घर का शिराजा बिखर गया तो, और इन्हीं सोचों के तहत वो यूं ही रह जाती। वो अब भी उसको देख रही थी। कुछ देर बाद उसका दिल संभला तो उसने गौर से सालार को देखा। वो औंधा लेटा था, जबकि जूते भी पाँव में थे। वो उसके नज़दीक गई और उसके जूते उसके पाँव से निकाले, एहतियात से कि वो कहीं जाग ही ना जाए, मगर उसे शायद इल्म नहीं था कि वो तो घोड़े बेचकर सोता है। वो सोता हुआ काफ़ी मासूम लग रहा था, जबकि आंखें खोल के तो खड़े खड़े शर्मिंदा कर दे। उसके चेहरे पर आटा लगा था। सालार को देखने से ही अफशीन जैसे काफ़ी पीछे रह गई। वो उसको भुलाई सालार की जानिब मुतवज्जो थी। उसके चेहरे पर आटा लगा था। जिमल ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ और एकदम पीछे हट गई। अपनी इसी हरकत पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। शर्मिंदगी अलग हुई। उसने उसके हाथ से कोट निकाला और उसको सीधा करने की कोशिश की, मगर वो तो रत्ती बराबर अपनी जगह से नहीं हिला, इतना भारी था। जिमल की नाजुक जान हल्कान हो गई। जबकि उसे किचन में की गई सालार की हरकत याद आई तो खुद ब खुद चेहरे पर खून छलक आया। उसे महसूस हुआ वो यहाँ पनाह नहीं पा सकती। वो खुद ब खुद शर्मिंदा हो होकर मर जाएगी। वो उसके पास से हट गई और दूसरे रूम में सोफे पर टांगे सुकेड़ कर बैठ गई, जबकि आहिस्ता आहिस्ता नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात गुजर गई थी, दिन निकल आया था। नैन यूं ही सोफे पर बैठी थी। रात भी वो उसका हाथ छोड़कर खुद स्टडी में चला गया था। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली और सर दर्द से फटने लगा था। कबीर उसके लिए कितना अहम था, ये बात उसे अब समझ आई थी। कबीर बाहर आया और नैन को एक निगाह देखकर वॉशरूम में चला गया, गोया अब भी वो उससे बोल नहीं रहा था। नैन यूं ही बैठी रही, यहाँ तक कि वो बाहर निकला। नैन जल्दी से उठी और कबीर तक पहुँचती कि उसको चक्कर आया और वो एकदम फर्श पर गिरी। कबीर जल्दी से उस तक पहुँचा। नैन! उसने नैन का जर्द पड़ता चेहरा हाथों में थाम लिया, जबकि नैन उसके सीने में चेहरा छुपाकर रो दी। कबीर, मेरे साथ ऐसा मत करें, वो बोली। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? कबीर ने उसे गुस्से से देखा, मगर उसे नैन का बीपी लो लग रहा था। वो बिल्कुल ढीली हो गई थी।
اس نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ نین نے آنکھیں بند کر لیں، اس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ کبیر اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں، ریڈی ہو جاؤ، کبیر نے کڑک لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں جانا، نین بولی تو کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے میں تمہیں منا لوں گا تو تمہاری بھول ہے، وہ گھور کر بولا۔ تو مجھے منانے کا موقع تو دیں، میری بات تو سن لیں۔ نین کا لہجہ بھیگ گیا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، وہ دانت پیس کر بولا، جبکہ نین نے پھر سے سر تھام لیا۔ کبیر تشویش سے اس کو دیکھنے لگا۔ اٹھو، اس نے نین کا ہاتھ پکڑا۔ نین روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیر نے اس کو سہارا دیا اور باہر نکل آیا، جبکہ مدیحہ نین کی طرف بڑھی تھی، اس کی طبیعت خراب دیکھ کر۔